पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। और पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था रिलेशंस के बारे में, रिलेशन, और उसका एक्सरसाइज 1.1 कराया था। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर के पीछे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पे है, वीडियो पड़ा हुआ है। और आज सीखेंगे क्या कि फंक्शन क्या होता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फंक्शन का बहुत जगह यूज है। पूरा 12th क्लास की मैथमेटिक्स इस पर टिकी हुई है, या आगे जो भी मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे उसकी परिकल्पना बिना फंक्शन के की ही नहीं जा सकती है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या एक्चुअली होता है? फंक्शन इज नथिंग बट फंक्शन इज ऑल्सो अ मशीन। जैसे अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो ए फंक्शन आर मैपिंग ए फंक्शन फ्रॉम ए non-empty set capital A to a non-empty set capital B is a rule to associate each element of set A to a unique एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कि विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए, कहाँ पे? टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। मतलब दुनिया में जितने रिलेशन होते हैं, देखिए जितने फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे किसी न किसी रिलेशन से लिए गए होते हैं। ठीक है, जब रिलेशन हम लोग पढ़ लेते हैं इसलिए तो फंक्शन पढ़ते हैं। और जब फंक्शन आ जाता है तो वो कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं? तो दुनिया के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, वो रिलेशन जिनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है। और वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि वो कहेगा कि जहाँ पर ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, और दूसरे सेट की किसी एक पर्टिकुलर यानी यूनिक एलिमेंट से जो एसोसिएटेड होता है वो होता है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन में सबसे इनिशियल कंडीशन क्या है कि अगर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सेट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी क्या होता है? इज अ रूल। अब आप चाहें इसे रूल लिखिए, देखिए एक नियम होना चाहिए, रूल। आप इसे कॉरेस्पोंडेंस लिखिए, कॉरेस्पोंडेंस, ठीक है। और आप इसे सबसे अच्छा लैंग्वेज आप इसे मशीन लिख दीजिए, इज अ मशीन टू एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। कैसे? ये बिहेवियर, इसका बिहेवियर ही ऐसा है कि जो, जैसे आप देखिए नेचुरल लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में देखेंगे अगर, तो डिफरेंट काइंड की कंपनीज हैं, जो कंपनी अलग अलग, प्रत्येक कंपनी में जिस टाइप की मशीन लगी होगी उस टाइप का प्रोडक्शन बनाएगा। ठीक है, अब कोई खाद की मशीन है, कोई कपड़े की मशीन है, तो कपड़े वाली मशीन में कपड़ा बनेगा, खाद वाली मशीन में खाद बनेगा। वैसे ही मान लीजिए अगर मैं एक छोटा सा आपको इस टाइप का फंक्शन डिजाइन करूँ, एक f(x = x², एक f(x = x⁴), और यहाँ पे अगर आप x = 1 रखेंगे तो ये आपको क्या देगा कि f1 पे ये 1 देगा। अगर हम यहाँ पे x = 2 रखें तो ये f2 पे क्या देगा? 4 देगा। अगर x = 3 रखें तो ये f3 पे क्या देगा? 9 देगा। लेकिन अब वहीं पे यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे हम x = 1 रखेंगे तो ये f1 पर 1 देगा, लेकिन जब ही x = 2 रखेंगे तो ये f2 पे क्या देगा? 16 देगा। तो देखिए जैसे ही फंक्शन का कैरेक्टर बदला वो प्रोडक्शन अपना चेंज कर दिया। मीन्स देयर इज नथिंग बट फंक्शन इज ऑल्सो अ मशीन, रूल करस्पॉन्डेंस टू एसोसिएट each element of A to a unique element of B. This is definition only. Now we can explore with the dynamic representation, graphical representation of the graph. Okay, let us see. देखिए जो हमने आपको फंक्शन डिजाइन का डेफिनेशन बताया, अब उसके यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट किया है, देखिए ये है। अब यहाँ से यहाँ पे इसमें आपको पहचानना है कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है, आप यस नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट है क्या? 2, मान लीजिए 1 2 3 4 5। यहाँ से मैंने एग्जैक्टली मैच करा दिया उसी चीज़ को। यहाँ पे 2 को 2 पे भेज दिया, 3 को 3 पे भेज दिया, 4 को 4 पे 2 भेज दिया और 5 को 5 पे भेज दिया। फिर हमने दूसरे एग्जाम्पल में क्या किया? दूसरे एग्जाम्पल में मैं फिर से एक मैपिंग बनाया और यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा, इधर 1 लिखा, 4 लिखा, 9 लिखा, 16 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे 17 भी लिख दिया। अब देखिए 1 1 पे गया है, 2
4 पे गया, B 9 पे गया, 4 16 पे गया। फिर तीसरा एग्जांपल हम आपके सामने पेश करेंगे और यहाँ पे फिर से हमने मैपिंग बनाया F ऐसे, ठीक है। ये सेट आपका A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये भी यहाँ पे A है, ये B है, और ये रूल है जो यहाँ के एलिमेंट को यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे A B C D है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 किसी भी टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं। तो A अगर 1 पे जा रहा है, हो सकता है B 4 पे जाए, हो सकता है C 2 पे जाए, हो सकता है D 3 पे जाए, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। आप अपने दिमाग में सोचिए। मैं एक और एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये है F आपका, ये है A, यहाँ पे है B, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा फिर से 1 2 3 4 5 6, इधर भी ABCD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A B C D E, देखिए 1 गया 1 पे, 2 को भेज देते हैं C पे, 3 को भेज देते हैं B पे, 4 को भेज देते हैं D पे, 5 को भेज देते हैं E पे, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो हमने फंक्शन डिजाइन करा है, ये चारों में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। थोड़ा सा आप सोचिए। देखिए हमारी जो डेफिनेशन थी वहाँ पे कहा गया था जो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है ईच एलिमेंट की बात, इस डोमेन का कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, जो किसी न किसी एलिमेंट पर से न एसोसिएटेड हो, ठीक है। यहाँ को डोमेन वाले में कोई भी पॉइंट छूट सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है कि ईच एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए, इसलिए वो ऑन टू फंक्शन के लिए होता है, जो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ए सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना रहे जिसका हमें इमेज ना मिले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट का इमेज है और वो भी यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है। देखिए यहाँ के दो इधर के एक से एसोसिएटेड हो सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा अगले में। तो ये जो हमारा है वो फंक्शन है, यस सर, ठीक है। उसी तरीके से आप देखेंगे, बस ये क्या है, दिस इज नथिंग एल्स आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए fx इक्वल टू x है, जो जैसा है उसे वैसा ही भेज रहा है, लेकिन वहीं पे ये वाला जो फंक्शन देखिए 1 को 1 पे भेजा, लेकिन 2 को उसके स्क्वायर 4 पे भेजा, 3 को उसके स्क्वायर 9 पे भेजा और 4 को उसके स्क्वायर 16 पे भेजा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू x स्क्वायर जैसे वर्क कर रहा है। तो ये भी फंक्शन है, क्योंकि यहाँ का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, प्रत्येक एलिमेंट इस राइट साइड के एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, ठीक है। और तो इस तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन को फुली सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आप जब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि A हमारा 1 पे गया है, B हमारा 4 पे गया है, C 2 पे गया है, D 3 पे गया है, ठीक है। और मान लीजिए अगर मैं C को भी यहाँ 5 पे भेज देता हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए ये C है, ये यूनिकनेस को ब्रेक कर दिया। C का एक बार इमेज तो 2 मिल रहा है और C का दूसरी बार इमेज 5 मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। क्यों? यूनिकनेस ब्रेक हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? यूनिकनेस ब्रेक, यूनिकनेस फेल कर दिया इसने। जो हमने कहा था कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बट यहाँ यूनिक नहीं हुआ। अब देखिए एक बार C2 के पास गया और एक बार C5 के पास गया, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल में हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ 1A के पास गया है, 2C के पास गया, 3D के पास गया, 4D के पास गया, 5E के पास गया, लेकिन जो 6 था ये किसी के पास नहीं गया। और मैंने आपको फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन में अभी लिखवाया था कि ईच एलिमेंट ऑफ A इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ B, मतलब इसको भी एसोसिएट होना चाहिए था, लेकिन ये खाली रह गया, इसकी वजह से ये वाला भी फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए ध्यान, खास बात यह है कि यहाँ के दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट पे ही गए हैं ना, ठीक है। तो उसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, जहां पर इधर के दो इधर के एक एलिमेंट से एसोसिएटेड रहेंगे। देखिए यहाँ पे एक मैंने फंक्शन का एग्जांपल दिया है कि ये हमारा सेट A है और ये हमारा सेट B है, ठीक है। तो आप देखेंगे fx इक्वल टू x स्क्वायर है, तो अगर यहाँ 0 रखेंगे तो किसके पास जाएगा? 0 के पास जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -1 रखूंगा तो ये किसके पास जाएगा? -1 के स्क्वायर पे, और -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब -1 कहाँ पहुँच जाएगा? 1 के पास। ऐसे ही अगर हम इस 1 को इस रूल के तहत भेजना चाहते हैं, क्या एक रूल है जो यहाँ के एलिमेंट को यहाँ ट्रांसफर करता है, ये कुछ नहीं हुआ। देखिए ऐसे f0 इक्वल टू 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, f-1 इक्वल टू -1 स्क्वायर इक्वल टू 1 और f(1) इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट इज 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 भी कहाँ चला गया? 1 पे, ठीक है। तो आपने देखा कि इधर के दो एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का कोई एलिमेंट छूटा नहीं है और प्रत्येक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं। इसका मतलब ये दिया गया फंक्शन कैसा है?
ये दिया गया जो हमारा फंक्शन जो रिलेशन था पहले वो फंक्शन बन गया है बिकॉज दे हैव स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए पढ़ते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। सबसे पहले हम एग्जांपल के माध्यम से जानते हैं कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। उसे ग्राफिकल जैसे जो हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस तरीके से पहले रिप्रेजेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे हमारा जो पहला टास्क है, देखिए हमारे पास एक फंक्शन है ऐसे, ठीक है, जो यहाँ पे एलिमेंट रहता है और एक सेट यहाँ पे रहता है, एक सेट यहाँ पे रहता है। जो इस सेट का नाम है इसको कहते हैं कि ये हमारा क्या है, डोमेन है। ठीक, जो यहाँ पे रहता है इसको हम कहते हैं कि इसका नाम क्या है, कोडोमेन है। और यहाँ से यहाँ पर जो जाने का तरीका है, डोमेन से रेंज में ट्रांसफर होने के एलिमेंट का जो तरीका है वो जिस रूल के तहत ट्रांसफर होता है दैट विल बी कॉल्ड द फंक्शन, वो फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए डोमेन में हमारे कुछ एलिमेंट हो सकते हैं। मैं इसे कह देता हूँ कि यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5। कोडोमेन में हमारे एलिमेंट हो सकते हैं A B C D E। देखिए 1 को मैं भेज दिया A पे, 2 को भेज दिया B पे, 3 को भी भेज दिया इस पे, 4 को भेज दिया C पे और 5 को भी भेज दिया C पे। तो देखिए ये एक फंक्शन है क्योंकि यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट के पास इमेज है। दूसरा, यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट किसी यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, यहाँ का कोई छूटा भी नहीं है और प्रत्येक एलिमेंट से एसोसिएटेड है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं F1 का कलेक्शन बनाऊँ सबका, देखिए यहाँ पे F1 कहाँ गया है A पर, F2 कहाँ गया है B पर, F3 भी कहाँ गया B पर, F4 कहाँ गया C पर और F5 भी कहाँ गया C पर। अब यहाँ से हम ये ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं इनका एक सेट कलेक्ट करूँ, मतलब F इमेज का कलेक्शन ऑफ F इमेज, कलेक्शन ऑफ F इमेज, अगर F इमेज का कलेक्शन करूँ तो ये क्या रहेगा A B C। सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते इसलिए ये 2 बार है तो ये एक ही बार लिखेंगे, ये भी 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। और इसको क्या कहा जाता है, मतलब ये जो छोटा सा सब पार्ट बना जो इमेज का हिस्सा आया, इसका क्या नाम है, इसका नाम है रेंज। देखिए और यही इसी को आगे चल के जो कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेज आपकी होता है दैट विल बी कॉल्ड द रेंज। तो आपने देखा ये जो हमारा हिस्सा आया ए वाला ये डोमेन है, ये पूरा का पूरा कोडोमेन है। और जहां पर जो खाली इमेज बना किसी एलिमेंट का जिसके पास प्री इमेज है, अगर मैं उनका कलेक्शन कर ले रहा हूं तो वो हमारा क्या बन गया, रेंज बन गया। ठीक है, तो अब हम अच्छे से इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और फंक्शंस के डोमेन और रेंज को फाइंड करने का तरीका ढूंढेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे डोमेन डिफाइन करने के लिए कि f such that a to b be a function। मैं मान लिया कि ये फंक्शन है, then set कैपिटल A is called, तो जो सेट आपका कैपिटल A है is called domain of f। set B is called, जो सेट B है उसको क्या कहेंगे, is called कोडोमेन of f and collection of all images of f is called range of f। तो आपने देखा हमने डोमेन डिफाइन किया, ठीक है, हमने कोडोमेन डिफाइन किया, कोडोमेन और हमने रेंज डिफाइन किया। ठीक है, एग्जाम्पल आपके एज इट इज सामने है, आपको मैं एग्जाम्पल यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा सेट A है, मान लीजिए ये हमारा B है। एक नया फंक्शन डिजाइन करते हैं, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे है 0 -1 या 0 1 -1 और यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ 2 और इधर -2। ठीक है, अब देखिए 0 को अगर मैं, और मेरा जो फंक्शन है मान लीजिए f(x = x² है, तो 0 कहाँ जाएगा 0 पर, -1 कहाँ जाएगा 1 पर और 1 भी कहाँ जाएगा 1 पे। तो जी देखिए ये जो आपका था ये सेट, ये क्या है, ये डोमेन है, ये क्या है डोमेन है, ये क्या है रेंज है। ठीक है, और उसके बाद से ये जो हमारा 2 एलिमेंट आ रहा है जो f इमेज बन रहा है, सॉरी कोडोमेन है और ये वाला क्या है रेंज है। ठीक है, 0 1 दिस इज रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन।
देखिए बाय मिस्टेक में यहाँ पे रेंज लिख दिया था। रेंज ये होता है जो इमेज का कलेक्शन बनता है, ठीक है। दिस विल बी द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये आपकी रही डेफिनेशन और ये रहा आपका एग्जांपल। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फंक्शंस का एग्जांपल लेंगे जहां पर डोमेन और रेंज डिफाइन करेंगे। देखिए अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि f एक फंक्शन है, मान लीजिए हम ये लिख रहे हैं कि f एक फंक्शन है, यहाँ पे लिख देते हैं कि f एक फंक्शन है। कहाँ से, r से मैं लिख दिया कि r में फंक्शन है और fx इक्वल टू है e टू द पावर x। अब आपसे पूछा जाता है कि आप इसका डोमेन और कोडोमेन निकालिए। फाइंड डोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब ध्यान से देखिए, जब इस फंक्शन का ग्राफ बनता है ना, इस फंक्शन का जब ग्राफ बनता है तो वो ऐसे जाता है। अगर ये आपका x एक्सिस हो, ठीक है, ये आपका y एक्सिस हो, ये क्या है y इक्वल टू e टू द पावर x, दिस विल बी द ओरिजिन, ठीक है। तो आपने देखा क्या कि ये हमेशा फंक्शन जीरो के ऊपर है। मतलब यहाँ पे देखिए अगर आप जीरो रख रहे हैं तो e टू द पावर 0 1 देता है। क्यों? क्योंकि अपना कच्चा साहब ने पढ़ रखा है कि x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। x के किसी मान के लिए जो रियल नंबर का हो अगर उसके पावर 0 लगा दिया जाता है 1 वैल्यू देता है सिवाय 0 के, ठीक है। अब देखिए तो x एक्सिस हमने कहा कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a की जगह पे r, b की जगह पे r। इसका मतलब इसका जो डोमेन है, ठीक है, इस फंक्शन का जो हमारा डोमेन है वो r है, जो कोडोमेन है वो भी r है, ठीक है। लेकिन जो रेंज है, रेंज जो है वो हमारा क्या है, ये 0 तो कभी दे ही नहीं पाएगा। क्यों? तो इसका मतलब ओपन 0 टू इनफाइनाइट है। इसका जो रेंज है ओपन 0 टू इनफाइनाइट है। तो आप देखें यहाँ पे तीनों कैलकुलेट करके रख दिया गया है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं एक फंक्शन लेता हूँ f r to r और fx इक्वल टू रूट एक्स। अब मैंने ये जो लिखा है क्या ये सही है? अब देखिए जो रूट फंक्शन होता है, जो स्क्वायर रूट होता है किसी नंबर का, वो हमेशा कैसे नंबर का डिफाइंड होता है? नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव मतलब होता है कि जिसमें 0 इंक्लूड होता है। तो नेगेटिव वाले छूट जाएंगे, मतलब 0 के आगे के नंबर तो इसमें आ जाएंगे। अब 0 के आगे इसका मतलब मुझे यहाँ पे या तो r प्लस लिखना पड़ेगा और r प्लस लिखने में 0 पे भी तो डिफाइन होगा। तो इस तरीके के सेट से मॉडिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये क्या बन गया, इसका डोमेन बना। ये क्या है? डोमेन। डोमेन इक्वल टू r प्लस यूनियन सिंगलटन 0। कोडोमेन क्या है? अब ये बताइए, कोडोमेन तो हम r खुद लिखे हैं, तो कोडोमेन इसका हमने लिख दिया, कोडोमेन हमारा r है। अब रेंज की बात आती है। देखिए अब रेंज में क्या आएगा भाई, 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या देगा? 0 देगा। अगर उसमें कोई पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। इसका मतलब इसका भी जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये हमारा 0 से लेकर के और इनफाइनाइट तक। और आप देखेंगे जब इसका ग्राफ बनता है तो ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। ये हमारा रूट एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ से वेल क्लियर है कि जो हमारा रेंज है वो क्या है? 0 से लेकर के और इनफाइनाइट। और खास बात ये है कि यहाँ 0 ओपन था और यहाँ पे जो होगा वो 0 क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 रखने पे 0 मिल जाएगा, जबकि यहाँ 0 रखने पे कभी 0 नहीं मिलेगा, वो 1 देगा, ठीक है। 0 रखने पे 1 देगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हम ये सीख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन विद ग्राफ। ग्राफ की मदद से किसी फंक्शन का ग्राफ अगर हमें दिया गया हो तो तुरंत ही ग्राफ की मदद से हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि उसका डोमेन, उसका रेंज और उसका कोडोमेन क्या है। देखिए एक्चुअली जब ग्राफ डिजाइन होता है तो जो एक्स एक्सिस वाला हिस्सा होता है ये डोमेन का हिस्सा होता है और इसको हम कहेंगे डोमेन, ठीक है। जो भी पार्ट दिया गया रहेगा उतने तो हम ग्राफ डिजाइन करेंगे। तो डोमेन हो सकता है कि पूरी रियल लाइन का एक टुकड़ा भी हो, लेकिन हमने स्पष्टली यहाँ पे आर दिया है, इसका मतलब पूरा का पूरा मैं रियल लाइन कंसिडर कर रहा हूँ जहाँ पर मैं अपने ग्राफ को डिजाइन करूंगा, ठीक है। जब फंक्शन के इनवर्स की बात आती है तो वहाँ पर हम अपने डोमेन को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि उस जिस फंक्शन का 1 1 1 2 जो होता है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उस केस में हम पूरे आर नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डोमेन के रूप में मैंने पूरा लिखा है तो हम पूरे आर पर अपना ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो डोमेन लिख दिया है ये हो गया। और जो y एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन होता है इसको कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। अब y एक्सिस आप कितना जूम कर रहे हैं या आपके ऊपर है। दूसरा जो फ्लक्चुएशन ऑफ द ग्राफ होता है, देखिए ग्राफ हमारा साइन में आप कुछ रख लो, कोई रियल नंबर रख लो, -1 से बड़ा और मतलब 1 से छोटा,
इसके बाद कोई और वैल्यू नहीं देगा। इसका मतलब जो इसका फ्लक्चुएशन ऑफ द ग्राफ है, आप देखिए -1 और 1 के बीच में बाउंडेड है, और जो ये वाला हिस्सा मिलता है जहां पर ग्राफ फ्लक्चुएट करता है, दैट विल बी द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, और देखिए -1 और 1 दोनों को इंक्लूड करेगा, क्योंकि π/2 पर क्या देता है, 1 देता है, और साइन -π/2 पर क्या देगा, -1 देगा। इसका मतलब पूरे ये -1 से 1 के इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट इसके रेंज में होंगे, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे कि कैसे हम खाली ग्राफ की मदद से रेंज को डोमेन निकाल पा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट फंक्शन आपके पास मैंने लिखा हुआ है fr+2r fx = log e base x, जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है x = 0 के लिए डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि 0 पर वो कहाँ लेके जा रहा है, -∞ को, ठीक है। अब हमसे कोई पूछ रहा है कि भाई आप इसका डोमेन रेंज और कोडोमेन बता दीजिए, तो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, डोमेन वाली लाइन है, और ये पूरा का पूरा क्या है, डोमेन = r। ये क्या है, कोडोमेन की लाइन है, तो कोडोमेन भी पूरा क्या है, r है, ठीक है। लेकिन अगर बात रेंज की आए कि कहाँ से कहाँ तक नंबर उठ रहे हैं, यहाँ पे सॉरी डोमेन पूरा r जो मैंने लिखा है, यहाँ पे r प्लस करने पे भी जो पर डिफाइन नहीं होता, डोमेन इसीलिए हमने इसको शिफ्ट कर दिया। तो डोमेन हमारा क्या है, r प्लस है, वो डोमेन क्या है, r है। और अगर रेंज की बात करेंगे कि रेंज हमारा क्या है, तो आप देखिए रेंज का मतलब होता है कि अगर मुझे रेंज किसी फंक्शन का प्राप्त करना है, तो मैं आपको अनदर टेक्निक बता रहा हूँ, अभी अगले एक एग्जाम्पल के बाद से हम एक लाइन ड्रा करते हैं, वो वाली टेक्निक आपको बताता हूँ अभी। तो रेंज यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए पूरा r कवर कर रहा है, फ्लक्चुएशन आप देखेंगे तो -∞ से +∞ तक है, इसलिए इसका रेंज क्या है, r है। अगर इंटरवल के सेंस में लिखे तो -∞ टू +∞, प्लस लिखते नहीं है तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखिए मेथड टू फाइंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द domain of function, find the domain of the function √1 - यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है fx = √1 - x, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन अब कैसे निकालेंगे कि इसका डोमेन क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। जब मैं वहाँ लिखा था fx = √x, तो मैं आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा √x फंक्शन होता है वो x > 0 के लिए डिफाइंड होता है। इसका मतलब गिवन दैट कि हमारे पास दिया है कि जो हमारा fx है वो क्या है, √1 - x है, और जो ये 1 - x होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, ये किससे बड़ा बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों और -1 करते हैं, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आएगा, और ये ग्रेटर देन होगा -1 से, ठीक है। और चूंकि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जो नंबर होते हैं वो पलट जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x < 1, ठीक है। तो ये हमारा जो नंबर होगा ये एज ए इंटरवल इसे कैसे लिख सकते हैं कि x हमारा बिलोंग करेगा कहाँ से, अब -∞ को काउंट करेंगे नहीं, -∞ से लेके 1 टू क्लोज। तो जो डोमेन आया आपने क्या देखा कि जो हमारे फंक्शन का इसका डोमेन आया वो डोमेन -∞ से लेकर के और 1 के बीच की वैल्यू आई। और आप आराम से देखिए कि अगर मैं इधर सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये 0 देगा, और -∞ से ये बड़ा यहाँ पे कोई भी नंबर -1 -2 -3 कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, जिसका स्क्वायर रूट बहुत इजीली डिफाइन होगा। तो देखिए डोमेन कैसे बन गया -∞ से लेकर के 1 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें डोमेन निकालना सिखाते हैं आपको। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है कि fn to w डिफाइंड सच दैट fx = 2x + 3 फाइंड डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्या दिया हुआ है, आप देखिए जो हमारा डोमेन है, मैं आपको बताया था कि जो यहाँ पे नंबर रहता है नेचुरल नंबर का सेट है, और इसमें कौन होता है 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। और कोडोमेन क्या है हमारा, कोडोमेन है हमारा मतलब जो रिजल्टेंट आने वाला है कोडोमेन वो w दिया गया है, मतलब होल नंबर का कलेक्शन है 1 2 3 4 5, ठीक है। जो रिजल्ट आएंगे वो इसमें से आएंगे। अब चूंकि हमें यहाँ पे नंबर जो रखना होता है वो यहाँ के एलिमेंट को रखना होता है, तो यहाँ फर्स्ट नंबर कौन सा है 1, तो f1 अगर हम रखेंगे तो 2 × 1 + 3, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 5। अगर हम 2 रखेंगे x = तो 2 × 2 + 3 यहाँ रख रहे हैं, 2 रखेंगे 2 × 2 + 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 × 4 और 3 7। ऐसे ही अगर हम f3 रखेंगे तो 2 × 3 + 3 लिखेंगे, 3 2 6 और 3 9, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम f4 रखेंगे तो 2 × 4 + 3 4 2 8 और 3 11। अब सबके लिए तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, तो एक इंडक्शन मेथड लगा लेते हैं, तो जो हमारा रेंज आएगा वो आप देखिए 5 के बाद क्या है 7 है,
7 के बाद क्या है 9 है, 9 के बाद 11, इसका मतलब इसके बाद क्या जाएगा 13, 15, एक इंडेक्शन लगा लेते हैं, दो पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा हो गया रेंज। तो आपने देखा हमारा जो डोमेन आया नेचुरल नंबर ये आया और ये रेंज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का डोमेन रेंज फाइंड आउट कर